हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम MPA 016 का दिसंबर का 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ आज, और उसके बाद हम जो उनका करेंगे। जब तक आप देख रहे होंगे तब तक वीडियो आ भी गई होगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसका भी आप जाके देख सकते हैं। और हाँ, मैंने इसके जो जितने भी चैप्टर्स हैं ना इस बुक के, सब पढ़ा रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं। उसका भी लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। प्लेलिस्ट जितनी भी है आपको वहाँ पर मिल जाएगी। अब देखो, यहाँ पे मैंने जो है जो क्वेश्चंस कराए हैं ये बहुत ही शॉर्ट्स में कराए हैं। आपको बस एक काम करना पड़ेगा इसमें कि इनको डिस्क्राइब करना है, ठीक है, एग्ज़ाम में जाके। बाकी फॉर्मेट में आपको पूरा बता रखा है कि आपको कैसे आंसर्स लिखने हैं एग्ज़ाम्स में। सबसे पहले मैं आपको आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो दिखा दूंगा, ज़्यादा सही रहेगा, ताकि आप समझ जाएँ कि क्या है, कैसे सवाल आते हैं। देखो, ये आपका है जो दिसंबर का, आपको दिख ही रहा होगा। 3 घंटे मिलते हैं आपको, 100 मार्क्स का होता है। और आपको एक क्वेश्चन के अंदर 5 पेज लिखने होते हैं। 5 क्वेश्चन आपको जो है अटैम्प्ट करने हैं। पर क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। ये 20 मार्क्स का आपको 5 करने हैं। एक इसमें से आप 2 कर सकते हो, अगले वाले में से 3 कर सकते हो, ठीक है। 5 हो जाएंगे आपके, यानी कि प्रत्येक में से आपको 2-2 करने ही करने हैं, ठीक है। बाकी आप जिसमें से आपको सही लगे आप उसमें से एक छाट के कर लेना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है यही वाला कि भाई पंचायती राज संस्थाएं सामाजिक रूपांतरण के साधन है, टिप्पणी कीजिए। अब मैंने एक आंसर्स क्या लिखा है, मैंने कहा है कि हाँ, पंचायती राज संस्थाएं जो है वास्तव में सामाजिक परिवर्तन के शक्तिशाली साधन ही हो सकता है या है। इस तरीके से लिखा है, थोड़ा बहुत जो है राइमिंग गलत हो गई शायद, ठीक है। तो मैंने जो है नीचे बताया कि ये क्या क्या होता है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे जो है एक पॉइंट्स बना रखे हैं कि भाई जो पंचायती राज है का सामाजिक रूपांतरण में योगदान किस तरीके से होता है, मैंने यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। कि भाई जो हाशिए पर जो बड़े समूह होते हैं उनको सशक्त बनाना, और आवश्यक सेवाएं प्रदान करना, उनको सहभागी लोकतंत्र को बढ़ावा देना, सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा देना। सामंजस्य मतलब उनकी जो दोस्ती है, रिलेशनशिप है, उनको बढ़ावा देना। यानी कि जो भी जाति की बात करते हैं हम इंडिया में, तो उसको ख़त्म करना एक तरीके से। स्थानीय मुद्दों को संबोधित करना, यानी कि जो भी उस क्षेत्र के मुद्दे हैं। इससे क्या होता है ना, जो पंचायती राज व्यवस्था होती है, जो स्थानीय निकाय होते हैं, ये यही काम करते हैं भाई। इनकी वजह से जो प्रॉब्लम है ना, इनके जो ये फेस कर रहे हैं, इनके जो लोग फेस कर रहे हैं, उनको पता चल जाता है गवर्नमेंट को कि भाई यहाँ पे ये दिक्कत ज़्यादा है। तो उस पर ध्यान दे सकती है फिर सरकार कि भाई यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, तो पहले यहाँ पे काम किया जाए, इस चीज़ के लिए काम किया जाए, ठीक है। जैसे कि कहीं किसी क्षेत्र में पानी की समस्या है, किसी गाँव में वहाँ पर खेती नहीं हो पा रही, तो सरकार उस पर ध्यान दे सकती है, ठीक है। उसके लिए कोई ना कोई योजना बना सकती है, ताकि वहाँ पर जो पानी की समस्या है वो ख़त्म हो सके। ये जो है पंचायती राज जो संस्थाएं हैं वो सामाजिक रूपांतरण इसलिए भी कहलाती हैं कि भाई यहाँ पे जो है ये हेल्प करती है, समाज में बदलाव लेके आने का काम करती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, और फिर लास्ट में जो है एक छोटा निष्कर्ष मैंने यहीं पे लिख दिया, एट, ठीक है। एंड हो गया यहाँ पे आपका सवाल, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड जो सवाल है आपका वो है, भारत में प्रशासनिक और वित्तीय विकेंद्रीकरण की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। प्रशासनिक, ये देखो सवाल जो है ना, ये ऐसे सवाल बार बार पूछते हैं। जैसे कि वित्तीय विकेंद्रीकरण क्या होता है, प्रशासन क्या होता है, ठीक है, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण क्या होता है, ये सवाल पूछता है आपसे बार बार। इनको सेपरेट भी पूछता है, कभी कभी एक साथ भी पूछता है, तो आपको ये जो है याद रखना है इनको। मैंने हमेशा की तरह पहले एक इंट्रो लिखा है, ठीक है। ये आपको पढ़ना है, ऐसे नहीं लिखा है दिखाने के लिए, आपको पढ़ने के लिए लिखा है। अगर मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसलिए समझा करो बात को। इसमें मैंने सबसे पहले पढ़ना है कि भाई प्रशासनिक विकेंद्रीकरण क्या होता है। मैंने बताया यहाँ पे क्या क्या होता है इसके अंदर, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। बड़े ही आसान शब्दों में लिखा है मैंने। उसके बाद सेकंड है वित्तीय विकेंद्रीकरण क्या होता है। मैंने वो बता रखा है कि भाई किस तरीके से ये काम करता है, ये इसके अंदर क्या क्या होता है विकेंद्रीकरण के अंदर, ठीक है। ये होता क्या है वो मैंने बता रखा है। उसके बाद विशेषताएँ क्या होती है इसकी, मैंने वो लिखी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है चुनौतियाँ क्या है इसके अंदर, और क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम है और इसमें सोल्यूशन तो होंगे ही ना, तो वो भी मैंने यहाँ पे बता रखे कि किस किस तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है जी। और फिर लास्ट में कंक्लूजन लिख दिया है मैंने यहाँ पे एक। आपको सब में ऐसे ही करना है, एग्ज़ाम में आपको कंक्लूजन लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। ज़रूरी होते हैं, आपके आंसर्स अच्छे लगते हैं देखने में।
उसके बाद छठा क्वेश्चन मैंने उठाया है यहाँ से, कह रहा है कि संसाधनों का समाज में व्यापक वितरण करने के लिए लोगों की प्राथमिकताओं को प्रभावित करने वाले कारकों पर एक टिप्पणी लिखिए। संसाधनों को क्या करने की, वितरण करने की, यानी कि उनको डिस्ट्रीब्यूट करने की। संसाधन जो होते हैं जो बेसिकली पानी है, आपके लिए सब्जी रोटी सब्जी जो भी होती है वो है, उसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पे सवाल तो पूछ लिया कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन करने में क्या क्या समस्याएं आती है, अब वो पूछ रहा है आपसे। तो मैंने यहाँ पे बता रखा है कि भाई जो समस्याएं हैं वो क्या आती है। उससे पहले आप यहाँ पे एक इंट्रो पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली हम आएंगे समस्याओं पे कि भाई पहली होती है आर्थिक समस्या, कि भाई पैसों की तंगी हो जाती है तो नहीं हो पाता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पहली तो ये हो गई, है ना, कि भाई आय का स्तर सबका अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से जो है हमें सब लोगों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक है, उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूट ना करें। जिनकी स्थिति बहुत ज़्यादा बेकार है, जो बहुत ज़्यादा गरीब है, जिनके पास खाने के लिए भी खाना नहीं है, पहले उनको ध्यान दे, ठीक है, उनके ऊपर ध्यान दे। उसके बाद जो है हम देख सकते हैं बाद में, ठीक है, आय के स्तर के हिसाब से और आर्थिक जो सुरक्षा है उसके आधार पे और जो अवसर है उसके आधार पे। ठीक है, पहला हो गया आर्थिक रूप से। दूसरा होता है आपका सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी होते हैं। अब क्या होता है ना, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि अपनी समाज को देख के जो है भावुक हो जाते हैं और उन्हीं की हेल्प करते हैं फिर। ठीक है, अब उनके पास पावर तो होती है लेकिन उस पावर का वो गलत इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे। तो उसी को जो है यहाँ पे बताया गया है कि भाई जो सांस्कृतिक और जो सामाजिक कारक है, ये भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है समाज में चीज़ों का, काम का, ठीक है, प्रोडक्ट्स का, वो सही से नहीं हो पाता है। ठीक है, सर्विसेज नहीं मिल पाती लोगों को। अब समझने में दिक्कत आ सकती है आपको कि यार ये बात क्या कर रहा है, बार बार डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात कर रहा है, समाज में जो संसाधन का वितरण करने की बात कर रहा है। देखो यहाँ पे जो सरकार है वो हमारे लिए कुछ योजनाएं लेके आती है, कुछ जो है हमें हेल्प करती है आर्थिक रूप से, और जो हमारा जो खाना वगैरह है जैसे कि दाल चावल है, तेल है, इन सबको देने में हेल्प करती है। तो वहाँ पे क्या होता है, तो कुछ जो बीच के लोग होते हैं ना, उन सबको गायब कर देते हैं सामान को, जो हमारे लिए आया है, जो आम लोगों के लिए गया है, उनको वो खा जाते हैं बीच में और उन लोगों को नहीं देते हैं। तो ये जो है ये समस्या वाली चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वो बता रहा हूँ कि भाई एक तो आर्थिक कारक हो जाता है, ठीक है, यानी कि जो सामान है उन लोगों को मिल जाता है जो कि आर्थिक रूप से मजबूत है पहले से ही, ठीक है, क्योंकि उनको वो पैसे दे देते हैं और वो उस सामान को खरीद लेते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई दुकान वाला है तो उसने ख़रीद लिया, कम दाम में मिल गया होगा उसको, तो ऐसे हाँ यहाँ पे जो है समस्या पैदा होती है। इसकी वजह से जो लोग हैं ना, जो गरीब लोग हैं, उनको फ़ायदा नहीं मिल पाता है सरकारी पॉलिसीज़ का, जो नीतियाँ होती है उनका। ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं, चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और अपने समाज का लोग देख के जो है यहाँ पे समस्या होती है कि भाई मूल्य जो है समान होते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती है। उसके बाद राजनीतिक कारक भी होते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल रीजंस होते हैं, जैसे कि राजनीतिक विचारधारा आप अलग अलग हो सकती है, तो उसके आधार पे जो है लोग चिढ़ते हैं एक दूसरे से कि भाई ये इसको सपोर्ट करता है, मैं तो उसको सपोर्ट नहीं करता, वो तो बहुत बुरे हैं। तो वो जो है वहाँ पे दिक्कतें आती हैं। तो फिर क्या होता है ना, उससे फिर हम उसकी हेल्प नहीं करते हैं लोगों की जो हमारे से अलग आइडियोलॉजी रखते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मनोवैज्ञानिक कारक, यानी कि जो आपकी सोच होती है वो मनोवैज्ञानिक कारक हो सकती है। जैसे कि जोखिम से बचने का जो प्रकृति है वो संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह हो सकता है, सहानुभूति जो है वो हो सकती है। तो ये भी जो है समस्या आती है यहाँ पे। ठीक है, फिर बाकी आप लास्ट में एक छोटा सा यहाँ पे कंक्लूजन लिख दोगे तो आपका हो जाएगा। आपको 5 पेज पढ़ने हैं, मैं आपको बताया कि आपको सबको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मैंने बहुत ही कम शब्दों में किया है, आपको बार बार एक्सप्लेन करना है इनको। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका 8वां क्वेश्चन। ये कह रहा है कि केंद्रीय और राज्य तथा जिला स्तरों पर ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं की प्रशासनिक संरचना का वर्णन कीजिए। तो कैसे कह रहा है, केंद्र हो गया, राज्य हो गया, जो जिला स्तर है उनके जो गांव स्थानीय संस्थाओं की प्रशासनिक संरचना के बारे में बोल रहा है कि कैसे काम करती है। ठीक है, उनका काम कैसे होता है उस तरीके से सवाल पूछ रहा है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो कैसे काम करती है, राज्य में कैसे काम होता है, और ज़िले में जो काम होता है वो किस प्रकार से होता है। पहले यहाँ पे आपको इंट्रो पढ़ना है, ठीक है, आप समझ जाओगे कि क्या पूछ रहा है सवाल के अंदर, आंसर्स को समझिए। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद आपको लिखना है राष्ट्रीय स्तर पे जो है कैसे काम होते हैं। ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय और जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थाएँ हैं, और राज्य स्तर पे कैसे काम होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे से पॉइंट्स से आप इनको पढ़ पाओगे आराम से।
उसके बाद जिला स्तर की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, आपको ये पिरामिड इसको आपको समझना पड़ेगा, ये आप एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये नीचे सबसे होता है ग्रामीण पंचायत, उसके ऊपर होता है पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद होता है जिला परिषद, यानी कि ब्लॉक स्तर वगैरह जो होते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। उनकी कुछ विशेषताएं होती है, मैंने यहाँ पे वो लिख रखी है, बस दैट्स इट। आपको पता है क्या करना है, बस मैंने आपको बताया बार बार। आपको एक तो याद रखना है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले इंट्रो लिखना है, ठीक है। सबसे जब भी आप आंसर शुरू कर रहे हो आपका इंट्रो लिखो पहले, ठीक है। और फिर बॉडी जो होती है आपकी मेन बॉडी, लेटर तो आपने किया होगा एग्ज़ाम कभी, वो जब आप स्कूल में पढ़ते हो तो आप लेटर्स वगैरह करते हो, तो वैसे ही यहाँ पे बॉडी लिखनी है। आपका मेन जो कंटेंट है वो यहाँ पे लिखोगे आप। इनको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा बारी बारी से, ठीक है, अच्छे अच्छे शब्दों में। 5 पेज आपको पढ़ने हैं, उस हिसाब से आप इसको एक्सप्लेन करोगे। और फिर लास्ट में जो है मैंने यहाँ पे एक विशेषता लिख दी ताकि आपको ज़्यादा कंटेंट मिल पाए। फिर लास्ट में आपको यहाँ पे एक कंक्लूजन जो है जोड़ देना है, जितना भी आपको मन मिले, जो भी आपको लगे कि हाँ ये मैं लिख सकता हूँ, उतना आप 3, 4, 5 लाइन का लिख सकते हो, ठीक है, जिससे कि आपका आंसर बड़े हो जाए। 5 पेज ना तो सही आपके, मतलब कम से कम 4 पेज तो भर ही दो ना। तो उस हिसाब से आपको जो है याद रखते हुए चीज़ों को करना होगा आप एग्ज़ाम में, ठीक है। फिर आपका आता है 9वां क्वेश्चन, जो कि है सूक्ष्म स्तरीय आयोजना के विभिन्न मुद्दों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। आयोजना योजना एक ही बात है, यानी कि जो माइक्रो स्तर की, यानी कि माइक्रो लेवल की जो योजनाएं होती है ना, उनके बारे में सवाल पूछ रहा है कि भाई कैसे कैसे काम करती है। फिर मैंने मुख्य मुद्दे जो है यहाँ पे पहले जो है इंट्रो लिखा है, और फिर मुख्य जो मुद्दे होते हैं वो लिखे हैं, ठीक है। डेटा की कमी होती है, संसाधन जो है उनकी बाधाएं आ जाती है, बजट नहीं होता, हितधारक के समन्वय जो है वो आपको देखने को मिलता है, संस्थागत क्षमता जो है नहीं हो पाती है, यानी कि जो प्रोफेशनल्स है उनकी कमी होती है, राजनीतिक जो हस्तक्षेप है वो आपको मिलता है। देखो जो भी अच्छे काम होते हैं ना, राजनीति उनमें टांग अड़ाती है, ठीक है। आप कोई अच्छा काम करके देख लो, इंडिया में आप नहीं कर पाओगे। सामुदायिक भागीदारी, सहभागीदारी, तीव्र शहरीकरण, ये सारी चीज़ें जो है क्या होता है ना कि ये जो स्मॉल लेवल की जो प्लानिंग्स होती है ना, नहीं काम कर पाती इनकी वजह से, इन कारणों की वजह से, ठीक है। आपने अगर बुक पढ़ी होगी तो आपको ये समझने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि बुक पढ़ना। मैंने यहाँ पे एक इंट्रो लिखा है, निष्कर्ष नहीं लिखा है, तो आपको निष्कर्ष भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको सही लगे लिख देना भाई। और इनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जो भी टॉपिक्स हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, सबको आपको एक्सप्लेन करना है। आशा करता हूँ वीडियो आपको ठीक ठाक लगी होगी। जो भी आपके ओपिनियन है आप मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर, मुझे अच्छा लगेगा। और वीडियोस के लिए मेरे से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब वगैरह आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।